आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री और हमारा हिस्ट्री का चैप्टर तीसरा है। इसका ये सेकंड वीडियो यानी कि पार्ट 2 है। आप ये जितने भी टॉपिक देख रहे हैं स्क्रीन पे, लगभग ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में करेंगे। गोत्र पढ़ेंगे, विवाह पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, वर्ण व्यवस्था और नियमों का पालन, माताओं का महत्व, समाज में भिन्नताएं, विषमता, अक्षत्रिय राजा, ये सारे टॉपिक करने वाले हैं। देखिए चैप्टर का जो नाम है वो चेंज हो गया है। जो नया टाइटल है वो है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग दी महाभारता। और अगर अब आपको मैं इसका पुराना नाम बताऊं तो आप एक बार पुराना नाम देखो। इसका पुराना नाम होता था बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, तो ये इसका पुराना नाम था और ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप, इसका नया नाम है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। वहाँ पे 1250 के करीबी स्टूडेंट हैं आज की डेट में और आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप सर्च करें आप टेलीग्राम पे, आपको हमारा ग्रुप दिखेगा, आप ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको नोट्स, PDF वगैरह जो भी आने वाले समय में होगा आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डाउट क्लियर कर दूं। लास्ट वीडियो में जो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे और कमेंट में आपस में बातें कर रहे थे। कमेंट में ये बातें चल रही थी कि महाभारत जो है वो कब लिखी गई। ठीक है, सॉरी, महाभारत को लिखने में कितना समय लगा। तो कुछ बच्चे कह रहे थे 47 ईयर्स। ठीक है, ये कह रहे थे, मैंने कमेंट्स में पढ़ा। लेकिन बच्चे आप समझ नहीं पाए। मैंने आपको बताया था कि 1919 में ये जो इसका समालोचनात्मक संस्करण शुरू हुआ था, ये समालोचनात्मक संस्करण था जो कि 47 ईयर में जाके कंप्लीट हो पाया था। ये महाभारत ओरिजिनल नहीं लिखी गई थी। ठीक है, आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं ध्यान से देख रहे हो, वीडियो को नहीं समझ रहे हो, तो आप गलत कर दोगे। अगर आपसे पूछा जाए समालोचनात्मक संस्करण तो वो एक अलग चीज है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और ओरिजिनल जो मूल जो महाभारत लिखी गई थी उसको लिखने में हजारों साल लगे थे। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1000 साल लगे थे। और ऐसा माना जाता है कि 500 BC से लेकर लगभग 500 AD तक महाभारत की रचना हुई। और ये डेट जो मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलती है। इतिहासकारों के बीच में इसको लेकर मतभेद भी है। ठीक है, अलग अलग विचार है। तो आप इन चीजों को समझने के लिए लास्ट वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये लाइव वीडियो नहीं है। कई सारे बच्चे जो होते हैं वो लाइव समझ के कमेंट करते हैं। ये केवल एक सिंपल प्रीमियर है, सॉरी। चलिए देखते हैं वीडियो को। धीरे धीरे क्या हुआ, नगरों का उद्भव शुरू हो गया। नगर जो थे उनका विकास होने लगा। जब नगरों का विकास शुरू होने लगा तो सामाजिक जीवन में क्या हुआ, परिवर्तन देखने को मिले। सामाजिक जीवन बदल रहा था, व्यापार खूब होने लगा। लोग व्यापार में क्या होता था कि व्यापार में एक जगह से दूसरी जगह तक लोग आते थे, सामान वगैरह बेचते थे, खरीदते थे। यानी कि बहुत सारे लोग जो थे वो दूर दराज के लोग जो थे आकर वस्तुओं को खरीदने भी लगे और उसको बेचने भी लगे, एक दूसरे से मिलने लगे। जब लोग एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने लगे, उनके बीच में बातें हुई, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, तो इस तरीके से एक नया परिवेश बन गया, नया नगरीय परिवेश सामने आया और लोगों के जो विचार थे उनका भी आदान प्रदान होने लगा था। तो ये कब ये परिवर्तन आने लगे, जब धीरे धीरे नगर टाइप का होने लगा था। तो समाज में क्या था कि विश्वासों और व्यवहारों में परिवर्तन आने लगे। जब अलग अलग तरह के लोग सामने आए, आपस में बातचीत हुई, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, व्यवहार आपसी बातचीत के जरिए सामने आया, तो उनके व्यवहारों में कुछ परिवर्तन आया। और इन परिवर्तनों को जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने पसंद नहीं किया। तो इन चुनौतियों को जवाब में ब्राह्मण जो थे उन्होंने समाज के लिए कुछ आचार संहिता तैयार कर दी। ठीक है, लास्ट हमने टॉपिक छोड़ा था गोत्र पे। गोत्र थोड़ा सा पढ़ा था हमने, आगे हम उसको पढ़ेंगे। यहां से शुरू कर दिया मैंने और इसकी हेडिंग बनेगी समाज में कुछ बदलाव। तो देखिए क्या हुआ कि समाज में धीरे धीरे क्या हुआ, बदलाव आने लगा। नगर जो थे वो विकसित होने लगे, लोग वस्तुओं का व्यापार करने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे, दूर दराज के इलाकों से लोग आने लगे और एक दूसरे से मिलते, बातचीत होती, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता। तो इस तरीके से जो माहौल था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा, जिसको ब्राह्मणों ने समाज के लिए एक चुनौती के रूप में देखा। तो ब्राह्मणों ने क्या करा, आचार संहिता बना दी। अब ये आचार संहिता जो होता है बहुत ही मतलब शुद्ध हिंदी का शब्द आप समझिए। आचार संहिता का मतलब होता है नियम, या फिर इसको आप कह सकते हो कायदे कानून। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रूल्स, कि कुछ रूल्स बना दिए। ठीक है, वो रूल्स कुछ इस प्रकार से थे कि उनका पालन करना पड़ता था। तो ये जो आचार संहिता थी, इसमें दिए गए नियमों का पालन जो था वो केवल ब्राह्मणों को नहीं बल्कि समाज में सभी को करना पड़ता था। जो भी समाज में रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, सभी को इन नियमों का पालन करना पड़ता था। ठीक है, ऐसा था।
लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि सब इस नियम का पालन करते थे। ठीक है, ब्राह्मण कहते थे कि इन नियमों का पालन करना है, लेकिन सभी जगह नहीं होता था पालन, इसे भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो नियम थे, इन नियमों का संकलन जो था लगभग माना जाता है 500 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी लगभग 500 ईसा पूर्व से धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक जो संस्कृत के ग्रंथ थे उसमें किया गया। तो यहाँ पे देखिए एक बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, छोटे क्वेश्चन आते पेपर में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक जो ब्राह्मणों के ग्रंथ हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, इन ग्रंथों में क्या बातें लिखी गई है। तो इसमें आप कहोगे इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। रूल्स को अगर हम हिंदी में कहें तो आचार संहिता लिखी हुई है। उस आचार संहिता, वो जो नियम होते थे, जो रूल्स होते हैं, उसका पालन किसको करना पड़ता था? तो आप कहोगे ब्राह्मणों को भी करना पड़ता था और समाज के जो दूसरे लोग हैं उनको भी करना पड़ता था। ठीक है, ये बातें हैं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में। इसमें इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में तीसरे पार्ट में भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप समझिए मनुस्मृति जो है ये रची गई थी, लिखी गई थी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, यानी कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर कहें तो बीसी और एडी आप लगा दो, 200 बीसी से लेकर 200 एडी तक मनुस्मृति का जो था वो संकलन किया गया था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो थे इसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए। मैंने आपको कल भी बताया था, जो सेकंड पार्ट था उसमें भी बताया था कि 8 प्रकार के जो शादी होती थी उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो 8 प्रकार के विवाह बताएं कि टोटल 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह को सही माना जाता है, यानी 4 प्रकार के विवाह जो है बिल्कुल अच्छे माने जाते हैं, और बाकी के जो 4 प्रकार के विवाह उसको बेकार माना जाता है, निंदित माना जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जो निंदित विवाह थे, यानी जो बेकार सिस्टम था विवाह का, उसको ब्राह्मण नहीं अपनाते थे। उसको कौन करते थे? ऐसे लोग उन तरीकों से विवाह करते थे जो कि क्या होंगे, जो कि मतलब ब्राह्मण नहीं होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि नियम जो थे विवाह के, उसमें एक नियम ये भी था कि गोत्र जो होता है अपने गोत्र में, सेम गोत्र में शादी नहीं की जाती, गोत्र किससे बाहर शादी की जाती है। ठीक है, तो ये ब्राह्मणों का नियम हो गया। अगर गोत्र में शादी कर रहे हो तो ये 4 में से एक हो जाएगा, लेकिन अगर गोत्र से बाहर गोत्र के बाहर शादी कर रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन मान लो अपने ही गोत्र में अगर शादी की जा रही है तो वो ब्राह्मण के नियमों के खिलाफ हो जाएगा, तो वो उस तरह का विवाह अच्छा नहीं माना जाता। तो यही आपसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ 4 विवाह जो थे बहुत अच्छे माने जाते थे, 4 विवाह जो थे उसको निंदित माना जाता था, बेकार माना जाता था। आगे देखिए स्त्री का गोत्र। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि गोत्र के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए गोत्र क्या होता है। गोत्र जो है समाज में परिवर्तन आ रहा था और समाज जो था गोत्र में बट गया था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आप पढ़ेंगे, वहीं पे एक गोत्र भी है। तो गोत्र का क्या सीन था कि गोत्र जो होता था एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। ठीक है, वैदिक ऋषि के नाम पे। तो लगभग ऐसा माना जाता है, आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं। ऐसा माना जाता है कि पहले 4 गोत्र थे, बाद में 4 गोत्र और आए, टोटल 8 गोत्र आ गए। ठीक है, कुछ जगह पे आप पढ़ोगे पहले 7 गोत्र थे, बाद में 1 गोत्र और जुड़ गया, यानी एक वैदिक ऋषि का नाम और आ गया, तो 8 हो गए। आपको कहीं पे ये भी लिखा मिलेगा। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ ऋषियों के नाम बता देता हूँ। ये जो 8वें ऋषि थे, ये ऋषि का नाम था अगस्त ऋषि। ठीक है, अगस्त ऋषि। इससे पहले जो 7 ऋषि थे इनके बारे में थोड़ा नाम जान लो। इसमें आ जाएंगे गौतम, इसमें आ जाएंगे वशिष्ठ, इसमें आ जाएंगे विश्वामित्र। ठीक है, ये 3 हो गए। और मैं आपको बता देता हूं अत्रि, भार, भृगु, कश्यप और कश्यप, बस ये हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, मैंने लिख रखे हैं अत्रि, भार, भृगु, ये नाम शायद आपको याद हो जाए, और कश्यप। तो इस तरीके से ये कुछ ऋषि होते थे, इनके नाम इनके वंशज माने जाते थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप अपने माता पिता से पूछोगे तो आपका भी एक गोत्र होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा गोत्र, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारा जो गोत्र है वो है कश्यप। ठीक है, तो यानी कि हम कश्यप ऋषि के वंशज माने जाते हैं। हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम कश्यप ऋषि के वंशज हैं। तो जैसे मान लो मेरे इस गोत्र को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं जो कश्यप गोत्र को मानते हो, तो हम, ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ऋषि होंगे, उनके गोत्र को माना जाता है, उसमें भी लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं। ऐसे और लोग होंगे, यानी कि पूरा जो समाज था वो बट गया था। अलग अलग ऋषियों के नाम पे गोत्र थे और उन्हीं गोत्रों से वो जो गोत्र के जो लोग होते थे, एक गोत्र के लोग, वो अपने आप को उस ऋषि का वंशज मानते थे। कुछ इस प्रकार की ब्राह्मणीय परंपरा थी, ये था। आगे मैं आपको समझाता हूं। देखो गोत्र जो है एक बहुत ही प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। इसका प्रचलन जो है ऐसा माना जाता है लगभग 1000 बीसी, यानी ईसा पूर्व के बाद हुआ है।
इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्गीकृत कर दिया गया, यानी लोगों को क्या कर दिया गया कि लोगों को मतलब बहुत सारे लोग हैं उनका एक गोत्र है, फिर खूब सारे लोग हैं उनका कोई दूसरा गोत्र है, खूब सारे लोग हैं उनका कोई तीसरा गोत्र है। इस तरीके से लोगों को वर्गीकृत कर दिया गया, यानी कि बांट दिया गया। प्रत्येक जो गोत्र होता था किसी ऋषि के नाम पे होता था, किसी वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। उस गोत्र के जो सदस्य होते थे उसको ऋषि का वंशज माना जाता था। ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे आपका जो गोत्र होगा वो भी किसी ऋषि के नाम पे होगा। शुरू में 4 ऋषि माने जाते थे गोत्र, बाद में 8 हो गए थे, और बाद में ऐसा माना जाता है शायद इनसे भी ज्यादा बढ़ गए थे, गोत्रों की संख्या शायद और भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन स्टार्टिंग में 4 और 8 इतने ही माने जाते थे। तो गोत्र जो होता था उसमें गोत्र का वैसे तो कोई यूज ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जब विवाह की करवाया जाता है, शादी कराई जाती है, उस समय में गोत्र का देखा जाता है। जैसे मान लो जब आपका विवाह होगा, जब आपकी शादी होगी, तो उस समय में गोत्र का बहुत ध्यान रखा जाएगा। तो विवाह के बाद क्या होता है, जो स्त्री होती है उसको अपने पिता के गोत्र को बदलकर अपने पति के गोत्र को लगाना पड़ता है। मान लो कोई एक्स नाम की कोई भी महिला है, उसकी किसी व्यक्ति से शादी हो गई, तो पहले वो अपने पिता का गोत्र लगाती थी, ठीक है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी किसी व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति का गोत्र फिर उस महिला को लगाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से शादी के बाद महिला का, स्त्री का जो गोत्र होता था वो बदल जाता था, उसका पति का गोत्र हो जाता था। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो, मैंने 2 तरह के विवाह बताए थे, एक था बहिर्विवाह और एक था अंत्य विवाह। एक सिस्टम ऐसा था जिसमें अपने गोत्र के बाहर से शादी की जा रही थी, और एक सिस्टम ऐसा था जिसमें अपने गोत्र के अंदर ही शादी कर ली जा रही थी। तो यही आपको बता रखा है, ठीक है, यानी कि एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। आप जब देखोगे, जब आपका कभी विवाह होगा, उस समय में जब गोत्र मिलाया जाएगा तो उसमें यह देखा जाता है दूर दूर तक कहीं आपका गोत्र मैच ना कर जाए। अगर सेम हो गया तो विवाह नहीं होता है, ठीक है, ऐसा होता है। और वर्तमान समय में शायद ऐसा भी हो, कोई ना भी मानता हो इन सब चीजों को, पर ऐसा होता है जब विवाह कराया जाता है, तो इस चीज को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें आप। क्या इन नियमों का अनुसरण सभी करते थे? देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो अभी गोत्र पढ़ रहे हैं हम, विवाह के नियम पढ़ रहे हैं हम, जो भी ब्राह्मण व्यवस्था पढ़ रहे हैं हम, या जो भी हमने धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा कि इसमें कुछ रूल्स थे। अभी मैंने आपको बताया रूल्स थे, आचार संहिता भी बताया था, कुछ नियम थे। क्या इन नियमों का पालन सभी जगह होता था, या सभी लोग इनको पालन करते थे या नहीं करते थे? क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जवाब अगर आप यस और नो में दोगे तो आपको एक जवाब होगा नो, ठीक है, नहीं, सभी लोग इन नियमों का पालन नहीं करते थे। ऐसे कर सकते हो, कैसे? अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए, सातवाहन जो शासक है, सातवाहन जो राजा है, इन शासकों के कुछ अभिलेख मिले। उन अभिलेखों का इतिहासकारों ने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों ने देखा, साबित किया कि ये जो शासक थे ये ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। यानी ये शासक जो थे, कई सारे सातवाहन शासक थे, वो थे तो ब्राह्मण, अपने आप को ब्राह्मण बताते थे, लेकिन वो इन चीजों को, ये जो अभी हम नियम और रूल्स पढ़ रहे हैं, इसका पालन नहीं करते थे वो। ऐसा कैसे पता लगा, हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? तो इसके लिए देखिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक पत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा, ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो कुछ सातवाहन राजा ऐसे थे जिन्होंने बहुपत्नी प्रथा को माना था, ठीक है, यानी कि एक से अधिक शादियां करते थे, एक से अधिक पत्नियां रखते थे। आपका एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा देखो, इन राजाओं की पत्नियों ने विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र अपनाया। अभी मैंने लास्ट में क्या बताया था, गोत्र में आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब किसी लड़की का, किसी स्त्री का विवाह हो जाता है तो उसको अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता है, बताया था, ये नियम होता था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सातवाहन जो राजा थे, उनकी जो पत्नियां थी, और विवाह के बाद भी उन्होंने अपने पिता का ही गोत्र अपना रखा था। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लग जाता है कि जो मैंने आपको कहा था बिल्कुल सही है, कि हर जगह, सभी जगह ब्राह्मणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता था, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। आपके सामने मैप है, इसमें ए, बी, सी और डी 4 पॉइंट है। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जो सातवाहन राजा को दर्शाता है। सातवाहन राजा निम्न में से कहां पे शासन करते थे? क्या यहां पे करते थे, क्या इधर करते थे, या यहां पे, या यहां पे? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप कमेंट में बताएंगे। आगे देखते हैं। जब इतिहासकारों ने सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली उनकी जो पत्नियां थी, महिलाएं जो थी,
उनके नामों को बहुत ध्यान से पढ़ा, विश्लेषण किया, तो उनको क्या पता लगा कि उनके नाम जो हैं वो गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भव हुए हैं। अभी मैंने आपको ऋषि के नाम बताए थे, गौतम तथा वशिष्ठ, तो पता लगा कि इनके जो गोत्र हैं वो किसके नाम पे हुए हैं, गौतम तथा वशिष्ठ के। जो उनके पिता का गोत्र था, यानी जो राजा थे उनके पिता की तरफ का गोत्र था गौतम और वशिष्ठ। इससे ये पता चलता है कि विवाह के बाद भी पति के गोत्र को नहीं अपनाया गया। ये मैंने आपको लास्ट सेंटेंस में भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने पढ़ा था, कि जो सातवाहन राजाओं की जो पत्नियां थी उन्होंने क्या किया था, विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र नहीं छोड़ा। ठीक है, यानी कि विवाह के बाद पिता का गोत्र छोड़ के पति का अपनाना पड़ता है, पर उन्होंने क्या करा, नहीं अपनाया उस पद्धति को। वही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। कुछ रानियां जो थी वो एक ही गोत्र की थी, जबकि मैंने आपको एक वीडियो और सेकंड पार्ट की वीडियो में आपको ये भी बताया था कि सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, यानी एक ही गोत्र की शादी नहीं की जाती। लेकिन क्या था कि यहाँ पे साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि कुछ रानियां एक ही गोत्र की थी, जो कि बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के खिलाफ था। बहिर्विवाह पद्धति क्या कहती है कि आपको कभी भी अपने गोत्र से बाहर के गोत्र में ही शादी करनी है, ऐसा ही कुछ था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ तो ये एक ही गोत्र में कर ले रहे हैं शादी, जो कि गलत है। तो इससे भी पता लगता है कि भाई सब जगह ब्राह्मण के नियमों का पालन नहीं होता था। अगला है कि दक्षिण भारत में कुछ समुदायों में अंतर्विवाह, यहाँ पे अंतर आएगा, ठीक है, अंतर्विवाह पद्धति भी अपनाई गई। अंतर्विवाह पद्धति में क्या होता है, यानी कि अंतर्विवाह पद्धति में होता है अपने करीबी से शादी कर लेना। ठीक है, अपने ही गोत्र में, अपने ही परिवार में, चचेरी ममेरी या भाई बहन से, या फिर अपने गांव में, या फिर अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में शादी कर लेना। इस प्रकार करीबी से शादी कर लेना अंतर्विवाह पद्धति में आ जाता है। तो इसके तहत जो था बंधुओं में विवाह संबंध हो जाते हैं। बंधु मतलब जो नातेदार होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो करीबी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो चचेरे भाई, ममेरे भाई बहन, इनका भी आपस में विवाह हो जाता था, जो कि कुछ जगह पे होता था। इसको अंतर्विवाह पद्धति कह सकते हैं, जो कि ब्राह्मण वाली पद्धति के बिल्कुल खिलाफ है। मैंने आपको बताया टोटल 8 विवाह होते थे, 8 प्रकार के। 4 प्रकार के विवाह को बहुत अच्छा माना जाता था और 4 प्रकार के विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था। तो ये एक अंतर्विवाह वैसा ही समझ लीजिए आप। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में नियमों को मानने में विभिन्नताएं थी। यानी जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जो आचार संहिता होती है, वो अलग अलग हिस्से में, देश में अलग अलग तरीके से माने जाते थे। कुछ जगह पे उनको मान भी लिया जाता था, कुछ जगह पे उनको नहीं भी माना जाता था। तो इससे ये साबित हो जाता है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन जो पूछा था, देखिए ये क्वेश्चन पेपर में इसी लैंग्वेज में आया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे हेडिंग लिख के बता रहा हूँ ना, ये वाला एक बार ध्यान से देखिए। यह हेडिंग है, क्या इन नियमों का अनुसरण सभी करते थे। क्वेश्चन पेपर में आया था, क्या धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में लिखी हुई जो आचार संहिताएं थी, क्या उसका नियम, उसका मतलब अनुसरण सभी करते थे। तो आप बोलोगे नहीं, सभी लोग नहीं करते थे। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। क्या माताओं का महत्व था। अभी अगर आपने दूसरा पार्ट, इससे पहले वाला पार्ट देखा हो, तो मैंने आपको पितृवंशिक समाज के बारे में बताया था। ठीक है, पितृवंशिक समाज में क्या था कि पिता जो होता है वो मुखिया होता है, और पिता जो होता है वो मुखिया होता है, उसके बाद उत्तराधिकारी जो होता है उसका पुत्र होता है, उसके बाद उत्तराधिकारी उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र। इस तरीके से एक परंपरा चली आ रही थी। और पिता जो मतलब जो पुरुष होता है, पुरुष प्रधान समाज था और पुरुष को समाज में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो ऐसे में जहां पे पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष को बहुत वैल्यू दी जा रही है, पुरुष ही उत्तराधिकारी बनता है, तो क्या ऐसे में माताओं का महत्व होता है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने अभी तक ये पढ़ा था कि समाज जो था पितृसत्तात्मक था, पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन जो सातवाहन राजा थे, उनके नाम जब पढ़े गए तो उनके नाम मातृ नाम से जाने जाते हैं। मातृ नाम मतलब अपनी माता का नाम लगाते हैं वो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए गांव वगैरह में जो होते हैं, गांव में पूछा जाता है ना, कि ऐसे पूछा जाता है कि किसके बेटे हो तुम, यानी कि पिता का नाम पूछा जाता है हमेशा। तो यानी पिता को, पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन सातवाहन राजाओं में उल्टा था सिस्टम। ये क्या करते थे, मातृ नाम, यानी ये माताओं को अधिक महत्व देते थे, अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे, ऐसा कहा जाता है। तो इससे पता लगता है कि हो सकता है सातवाहन राजाओं में माताएं जो थी वो महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि माताएं जो थी वो महत्वपूर्ण थी। लेकिन सातवाहन राजाओं में उत्तराधिकार जो था वो पुत्रवंशी की था। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, आप ये छोड़िए, यहां पे समझिए। देखो आपके सामने कुछ नाम है, राजा गौतमीपुत्र,
श्री सतकर्णी, ये राजा हैं। ये कौन से राजा हैं? ये सारे वो राजा हैं जो सातवाहन राजा रहे हैं। ये पूरी लिस्ट निकाली गई तो पता लगा कि सब में आगे मतलब गौतमी पुत्र, वसिति पुत्र, मधारी पुत्र, मतलब उनके माता के नाम से इनको जाना जा रहा है। माता का नाम अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो इससे यह अंदाजा लगाया इतिहासकारों ने कि सातवाहन राजाओं का जो समाज था, जो दक्षिण भारत का जो समाज था, वहां पे माताओं का महत्व था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक कंफ्यूजन जो हो जाती है वो ये हो जाती है कि भाई अगर माताएं इतनी महत्वपूर्ण थी तो उत्तराधिकारी तो पितृवंशी की था। यानी कि जैसे मान लो कोई राजा है, नाम के आगे माता का नाम लगा रहा है, लेकिन वो अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को यानी लड़के को यानी पुरुष को ही बना रहा है, उसका उत्तराधिकारी फिर से पुरुष ही बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब संभल कर आपको ध्यान से लिखना है, कुछ भी आप लिखोगे अगर पेपर में आता है तो ये आपको समझ में आया होगा, माताएं महत्वपूर्ण थी। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है समाज में भिन्नताएं। देखिए जो समाज होता है उसमें विषमताएं बहुत ज्यादा होती हैं। यानी मान लो समाज में 100 लोग रहते हैं, मान लीजिए किसी समाज में 100 लोग रहते हैं, तो सभी के सभी भिन्न होंगे। हो सकता है उनकी जातियां अलग हो सकता है उनका रहन सहन अलग हो सकता है उनका आर्थिक स्टैंडर्ड अलग हो सकता है उनका सांस्कृतिक स्तर अलग हो सकता है उनकी बोली अलग हो। उनमें बहुत सारे भिन्नताएं मिल सकती हैं, अमीर गरीब, उनके काम अलग हो सकते हैं, कोई किसानी करता होगा, कोई पशुपालन करता होगा, कोई नौकरी करता होगा। हर समाज में क्या होता है, विभिन्नताएं होती है, वैरायटी होती है, विषमताएं होती है। तो इसी विषमता को हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। यानी समाज में वर्ण व्यवस्था थी। टोटल कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे। 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरीके से समाज जो था बटा हुआ था। ब्राह्मण जो होते थे वो इस 4 वर्णों को दैवीय व्यवस्था बताते। दैवीय व्यवस्था मतलब कि ये भगवान ने बनाया है ये सब कुछ, ठीक है, देवताओं ने बनवाया है, ईश्वर ने बनाया है। और वो हवाला देते थे किस चीज का? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त नाम से कोई लिखा हुआ है, वहां पे इनका चित्रण किया हुआ है, बताया हुआ है कि मतलब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहा गया है कि ये जो ब्राह्मण होते थे, पुरुष सूक्त मंत्र में ब्राह्मण को ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण थे उनका जो मतलब जन्म हुआ है वो ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है। ठीक है, जो क्षत्रिय जो है हाथों से, बाजुओं से उनका जन्म हुआ है। और वैश्य जो है उनका जो जन्म हुआ है वो जंघा से हुआ है। और जो शूद्र हैं उनका जो माना जाता है वो पैरों से माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो दैवीय व्यवस्था मानते हैं और ऐसा कहते हैं। आगे देखिए क्या है, ये जो 4 वर्ण बटे हुए थे, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों के अनुसार चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम बने हुए थे। यानी इनके लिए इनको क्या काम करना है, देखिए किसको क्या काम करना है, इसके लिए भी धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में नियम बनाए हुए थे कि ब्राह्मण का काम अलग है, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण ही करेगा, क्षत्रिय का काम क्षत्रिय ही करेगा, वैश्य का काम वैश्य ही करेगा, शूद्र का काम शूद्र ही करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ब्राह्मण के काम क्या है, वैश्य के काम क्या है, शूद्र के काम क्या है और इनके काम क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए ब्राह्मण जो थे इनका काम था अध्ययन करना यानी कि पढ़ना, वेदों की शिक्षा लेना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञों को करवाना, दान देना और दान लेना। ये सारे किसका काम था? ये ब्राह्मणों के काम होते थे। ठीक है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में वर्णों के काम अलग अलग बांट रखे हैं। क्षत्रियों का क्या काम था? क्षत्रिय का काम था शासन करना, यानी राजा जो होते थे वो क्षत्रिय होते थे। युद्ध करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना, लोगों को सुरक्षा देना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, ये क्षत्रिय का काम होता था। वैश्य का काम क्या होता था? खेती करना, पशुपालन करना, गाय को पालना, व्यापार करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना करवाना, दान देना, ये सारे क्या है? वैश्य के काम है। आपको कई जगह पे वेद, यज्ञ और दान देना ये नहीं मिलेगा, केवल इतना मिलेगा। ठीक है, बाकी ये सभी काम आ जाएंगे। शूद्र का काम क्या था? इन तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी तीनों वर्ण जो थे उच्च वर्ण माने जाते थे और इनकी सेवा करना किसका काम होता था? शूद्र का काम होता था। ठीक है, इस तरीके से क्या था, समाज में वर्ण व्यवस्था थी और सबके काम जो थे वो बटे हुए थे। ब्राह्मण जो थे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दैवीय व्यवस्था कहते थे
और ब्राह्मण जो शासक होते थे, ब्राह्मण जो होते थे वो राजा को, देखो हर राजा के दरबार में एक ब्राह्मण होता था जो कि गुरु होता था। तो ब्राह्मण जो होते थे अपने राजा को ये उपदेश देते थे कि वो जो ये जो नियम है ना समाज वाले, ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया बताया, वो कहते थे कि आप इन नियमों का पालन राज्यों में करवाएं, यानी अपने जो लोगों से इन नियमों का पालन करवाएं। ब्राह्मणों ने लोगों को ये विश्वास दिलाने का पूरा प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जो है वो जन्म पे आधारित है, ना कि कर्म पे। अब जन्म पे आधारित कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है। अगर वो व्यक्ति मूर्ख है, मान लो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मूर्ख है, और लेकिन उसका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, तो वो एक तरह से विद्वान ब्राह्मण की तरह देखा जाएगा। मतलब उसका जो स्टेटस होगा समाज में, स्टैंडर्ड जो होगा वो ऊपर माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक शूद्र है, शूद्र के घर में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, पर वो मूर्ख नहीं, वो बहुत ही विद्वान है, लेकिन उसका जो समाज में स्टेटस होगा वो उस वाले मूर्ख से भी नीचे ही रहेगा। यानी कि प्रतिष्ठा जो थी इन्होंने जन्म पे आधारित बता दी कि जन्म पे आधारित है। ब्राह्मण जो है वो एक सबसे ऊपर लेवल पे है, बाद में क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, और यही परंपरा चलती रहेगी। और ये एक दैवीय परंपरा है, दैवीय व्यवस्था है, इसको बदला नहीं जा सकता। कुछ इस प्रकार की मान्यताएं होती थी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या हमेशा जो क्षत्रिय होते हैं, क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा होते थे, या ऐसे लोग भी राजा बन जाते थे जो क्षत्रिय नहीं होते थे? अगर इसका एक वर्ड में आप आंसर दो तो आप बोलोगे नहीं, हमेशा क्षत्रिय ही राजा नहीं होते थे। कई राजा ऐसे भी मिले जो क्षत्रिय नहीं थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। शास्त्रों के अनुसार तो ये कहा गया है कि हमेशा क्षत्रिय ही राजा बनेगा। शास्त्रों में क्या कहा गया है कि केवल क्षत्रिय ही राजा बनेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। कई ऐसे शासक थे जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी वो राजा थे। अब इसके लिए मैं आपको 3 से 4 एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण दूंगा। उदाहरण नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको दूसरा चैप्टर याद आएगा, मैंने मौर्य वंश बताया था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये संस्थापक थे मौर्य वंश के। इन्होंने घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चाणक्य की मदद से, आपको याद आ गया होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर विवाद है। क्यों? कुछ लोग कहते हैं, जो बौद्ध लोग हैं वो कहते हैं कि ये क्षत्रिय राजा था, यानी ये राजा तो था लेकिन ये क्षत्रिय था। लेकिन कुछ ब्राह्मण जो हैं वो कहते हैं नहीं, ये राजा था पर ये क्षत्रिय नहीं, ये निम्न कुल से था, यानी ये शूद्र माना जाता है। तो ब्राह्मण उसको शूद्र मानते हैं, बौद्ध जो है और जैन जो है उसको क्षत्रिय मानते हैं। तो इसको लेकर विवाद है। अगर मान लीजिए कि ये निम्न कुल का था, मान लेते हैं कि ये निम्न कुल का था, लेकिन फिर भी ये राजा था, तो यहाँ पे एक बात साबित हो जाती है कि हमेशा क्षत्रिय ही राजा नहीं बनते थे। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, शुंग और कण्व। शुंग और कण्व जो थे ये मौर्य के बाद आए थे, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ बाद में कभी आए उत्तराधिकारी की तरह। ये जो थे ये ब्राह्मण थे। अभी हमने क्या पढ़ा वहां पे कि राजा जो है केवल क्षत्रिय बन सकता है, पर ये ब्राह्मण भी यहाँ पे राजा है। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा क्षत्रिय ही राजा नहीं होता था। ठीक है, चले एक एग्जांपल और देख लेते हैं। शक राजा, शक जो थे मध्य एशिया से आए थे, इनको बर्बर और मलेच्छ माना जाता था। ये क्या था, ऐसा कहा जाता था कि ये ना खाना बदोश थे, यानी एक जगह टिक के नहीं रहते थे, खाना बदोश थे, और ये जनजाति टाइप के थे, और ये बर्बर थे, बेकार थे, मलेच्छ थे। ये मध्य एशिया से आए थे, लेकिन ये फिर भी राजा थे। शूद्र वाली कैटेगरी में समझ लीजिए, कुछ कहते हैं इनको, कुछ इतिहासकार इनको शूद्र वाली कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन फिर भी ये राजा थे। आप समझ रहे हो ना? तो इससे क्या साबित होता है कि हमेशा जो राजा है वो क्षत्रिय नहीं होता था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। सातवाहन शासक जो है गौतमी पुत्र, जिनका नाम है सिरी सातकर्णी, ये ब्राह्मण थे, अपने आप को ब्राह्मण बताते थे, और ये अपने आप को अनूठा ब्राह्मण बताते थे। ऐसा ब्राह्मण जो क्षत्रियों का हनन करता हो, यानी जो क्षत्रियों का नाश करे। और यहाँ पे देखिए सातवाहन खुद को ब्राह्मण बताते थे, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार राजा केवल क्षत्रिय ही बन सकता है। 4 वर्णों की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते हैं, लेकिन अंतर विवाह खुद कर लेते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, हमेशा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप बोलना नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता था। तो इससे क्या बात साबित होगी, तो इस प्रकार से ये साबित होता है कि सदैव क्षत्रिय ही राजा नहीं होते थे। जो राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता है, यानी जो राजनीतिक सत्ता को ले सकता है, चला सकता है, छीन सकता है, वो जो व्यक्ति समर्थन जुटा सकता है, जो व्यक्ति संसाधन जुटा सकता है, जो सत्ता चला सकता है, वो शासक बन सकता है। अब मौर्य को ले लो, चंद्रगुप्त मौर्य को, अगर वो निम्न वंश से थे तो उसने शासन चलाया,
शक राजा जो थे अगर वो निम्न वंश से तो उसने शासन चलाया। सातवाहन राजा को ले लो, अगर वो ब्राह्मण थे तो भी उन्होंने शासन चलाया। तो आप समझ गए ना, कई सारे इतिहास में ऐसे राजा रहे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी वो राजा थे, तो यहाँ पे ये बात साबित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा पार्ट 2 जो था वो खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए कमेंट चलती रहती है, कई सारे बच्चे कमेंट में ध्यान देते हैं और इसलिए नहीं समझ पाते, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कमेंट में ध्यान ना देके वीडियो ध्यान से देखें। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन काफी आते हैं, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। बट पहले हम क्या करें, इस बुक को खत्म कर देते हैं, चौथा चैप्टर खत्म हो जाएगा जब हमारा, फिर उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।